हेलो एवरीवन, माई सेल्फ HR ढाका। आज 25 अप्रैल है। तो सबसे पहले तो मैं विष्णु जी के अवतार भगवान परशुराम जी की जयंती की आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज अक्षय तृतीया है। आका तीज की आप सभी को हार्दिक बधाई शुभकामनाएं। बीकानेर का स्थापना दिवस है, तो बीकानेर के स्थापना दिवस पर बीकानेर वासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आज रमज़ान का पवित्र महीना भी शुरू हो गया है, तो सभी मेरे मुस्लिम भाइयों और बहनों को मुबारकबाद। हम सभी मिलकर आज प्रार्थना करें, दुआ करें कि ये कोविड-19 महामारी जो विश्व में फैली है वो जल्दी ख़त्म हो और फिर से सुनहरे खुशहाली के दिन लौटे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कार्य, ऊर्जा और शक्ति, जो 11वीं क्लास के रिवीजन के लिए इम्पोर्टेंट है और RPSC फर्स्ट ग्रेड में इसमें से 2 क्वेश्चन आते हैं। उस टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे और साथ में हम अध्ययन करेंगे RPSC फर्स्ट ग्रेड में कैसे क्वेश्चन आए हैं। बने रहिए वीडियो के अंत तक, बहुत कुछ आपको सीखने का मिलेगा। मेरे साथ जुड़े रहिए, 1 सेकंड भी आपका टाइम वेस्टेज नहीं होगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं वर्क एनर्जी पावर। तो 12th वाले विद्यार्थी ध्यान से सुने, जो अभी 11th से क्रमोन्नत हुए हैं उनको मैं पढ़ा रहा हूँ। क्या जो चुंबकीय विद्युत फ्लक्स पढ़ा रहा हूँ, तो वहाँ जैसे आपने E.S सुना है तो ध्यान से समझ लो, कार्य के बराबर आप ध्यान से समझ लोगे। वही सारी फ्लक्स के अंदर कंडीशन लगने वाली है जो कार्य के अंदर है। थीटा बराबर 90, थीटा बराबर 0, थीटा बराबर 180। तो 12th वाली सीरीज चल रही है, वो भी विद्यार्थी इसका रिवीजन कर सकते हैं। 20-25 मिनट के अंदर आपका वर्क एनर्जी पावर का रिवीजन हो जाएगा। बहुत आपको अच्छा लगेगा, वीडियो के अंत तक बने रहिए। अब देखो, एक एक लाइन के अंदर एक एक क्वेश्चन छिपा हुआ है कि बल व विस्थापन की दिशा समान हो तो किया गया कार्य धनात्मक होता है। यदि जिस दिशा में बल होता है उसी दिशा में विस्थापन होता है तो किया गया कार्य क्या होता है? धनात्मक होता है। बल और विस्थापन के डॉट प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं? हम कार्य बोलते हैं। W बराबर FDS cos थीटा, याद रख लो। और यदि उसके बाद में आपको स्थिति दे रखी हो R1 से R2, तो समाकलन भी कर सकते हो। R1 से R2 FDR समाकलन करके आप सूत्र निकाल सकते हो। उसके बाद में ये याद रखो, फिर कंडीशन थीटा बराबर 0 तो क्या हो जाएगा? कार्य पॉजिटिव हो जाएगा। तो थीटा बराबर 0, थीटा बराबर 90 हो तो कार्य 0 होता है, और थीटा बराबर 180 हो तो किया गया कार्य क्या होता है? नेगेटिव होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद में कार्य का जो SI मात्रक होता है वो जूल होता है, उसको हम न्यूटन इंटू मीटर कर सकते हैं। इसका जो मात्रक होता है वो kg मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। कंपटीशन वाले भी मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि मैं क्वेश्चन अभी जस्ट ये क्वेश्चन कराने ही वाला हूं। तो आज मैंने इसको 3 भागों में, पहले रिवीजन फिर क्वेश्चन, इस प्रकार से। उसके बाद में CGS का मात्रक याद रखो, अर्ग डाइन गुणा सेमी होता है। डाइन गुणा सेमी, क्योंकि बल का मात्रक क्या होता है CGS में? डाइन होता है। और यह दूरी का सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद में 1 न्यूटन बराबर 10 की घात 5 डाइन। अब इसको यदि हम हल, उसके बाद में FPS एक पद्धति होती है, उसमें फुट इंटू पाउंडल ये कार्य का मात्रक होता है। उसके बाद में सबसे बड़ा मात्रक होता है कार्य का यूनिट, यानी KWH किलोवाट घंटा। तो 1 यूनिट बराबर, ये रिलेशन बहुत ही काम का है, 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल। आपके काम आता ही रहेगा। उसके बाद में फिर विमा की बात करें तो कार्य की विमा होती है M1 L2 T-2 निकालनी, तो आपको पता है ना। F बल गुणा विस्थापन से बल की विमा क्या होती है? M1 L1 T-2। और उसके बाद में विस्थापन की विमा क्या हो जाएगी? L हो जाएगी। तो ये विमा आ जाएगी आपकी कार्य की विमा M1 L2 T-2, बहुत जगह काम आती है, तो याद रखो। उसके बाद में जो बल तथा विस्थापन में खींचे गए ग्राफ का जो क्षेत्रफल होता है वो हमेशा कार्य के बराबर होता है। यदि हमने बल और विस्थापन में, जैसे ये F
और विस्थापन के बीच में यदि हम ग्राफ खींचे और ग्राफ इस प्रकार से आए तो ये जो एरिया दर्शाया जाएगा, इस एरिया का जो परिमाण होगा वो हमेशा किसके बराबर होगा, कार्य के बराबर होगा। बल तथा विस्थापन में खींचे गए ग्राफ का क्षेत्रफल कार्य के बराबर होता है और उसके बाद में कार्य और उष्मा की विमा समान होती है, तो कार्य उष्मा के समानुपाती होता है। समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो W बराबर जे उष्मा का यांत्रिक तुल्यांक यानी W बराबर जे एच, और जो यांत्रिक तुल्यांक होता है उसका मान होता है 4.2 जूल बटा कैलोरी। उसके बाद में 1 कैलोरी, और उसके बाद में देखो 1 कैलोरी उष्मा का जो मात्रक होता है वो कैलोरी के रूप में होता है, तो 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं, 4.2 जूल होते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये मैंने आपको थोड़ा रिवीजन करा दिया वर्क एनर्जी पावर का। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करवा देता हूं। तो देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है 2015 में आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में, लास्ट हुआ क्वेश्चन है। क्या पूछा है, एक कण पर बल F बराबर 5I 3J प्लस 2K और R बराबर -J प्लस 2I मीटर तक विस्थापित हो तो कण पर किया गया कार्य, तो सीधा लगाना है W बराबर F डॉट dr। अब देखो जल्दबाजी के अंदर बच्चे गलती क्या करेंगे मैं बता देता हूं। जल्दी आपको है ना होश में है ना, जोश में होश नहीं खोना है ना, जोश में होश नहीं खोना है। देखो इसने -J के पहले दे दिया। अधिकांश बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करके आते हैं जल्दबाजी में, जोश के अंदर क्या होश खो जाते हैं वो। देखो ये -J वाला J के साथ गुणा कर दो, डॉट प्रोडक्ट तो आप जानते ही हो। तो ये आपका 2 वाला गुणा किसके साथ होगा, 5। ये थोड़ा घुमा के मैंने नोट्स में लिख भी दिए कि इनका डॉट प्रोडक्ट करते हो तो IJ के क्रम का ध्यान देख लेना चाहिए। तो 2 ने 5 गुणा करिया कितना हो गया 10। अब देखो -J और इनको 3 को गुणा करो, तो इनको आप मल्टीप्लाई कर दो तो यह हो जाएगा 5 × 2 10, और उसके बाद में J को J कैप से कर दिया मल्टीप्लाई तो ये हो गया -3, और उसके बाद में K वाला इस R वेक्टर में है नहीं, तो ये जो 7 जूल आएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 7 जूल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यानी जिस प्रकार से कल मैंने एक एग्जांपल करवाया था फाई बराबर E डॉट S वाला, बस ऐसे ही आपको F डॉट R करना है। इसलिए 11th क्लास भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और यदि मान लो जल्दबाजी में आप करते, आप जल्दबाजी में 5 को गुणा कर देते -1 से -5, और उसके बाद में I को J से कर देते हो तो ये आपका 6। इस प्रकार से देखो अगले ने आंसर भी सेट कर रखा है आपका 1 जूल है। तो गलती मत करना, इसमें आप IJ का जो मापांक का क्रम है वो हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। I वाला I के साथ में, डॉट वाला J वाला J के साथ में, K वाला K के साथ में। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। उसके बाद में मैंने इस कंसेप्ट पर आपका क्वेश्चन आया हुआ है तो वो क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, फिर हम थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन कार्य वही मैंने यहाँ तक छोड़ा था, उसके बाद में पेज को कट किया हुआ है बस। W बराबर JH बराबर तक आपने पढ़ लिया। फिर मैं क्या कह रहा हूँ, तिर्जीय बल द्वारा किया गया कार्य हमेशा ही क्या होता है, शून्य होता है। तिर्जीय बल द्वारा किया गया कार्य मतलब जैसे कोई इलेक्ट्रॉन कक्षा के अंदर चक्कर लगा रहा है तो जो आपका अभिकेंद्रीय बल होता है उसके और विस्थापन की डायरेक्शन हमेशा लंबवत होने से किया गया कार्य क्या होता है, शून्य होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद में ये क्या होता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, असत्य है, तो लाइनें याद रखनी है। संरक्षी बलों द्वारा किया गया कार्य पथ और समय पर निर्भर नहीं करता है। संरक्षी बलों का विद्यार्थियों कंपिटिटर्स मैं आपको बताना चाहता हूं बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है। संरक्षी बल समझ लीजिए, संरक्षी का मतलब क्या है, जो संरक्षण करता है, कंजर्व करता है, जो ऊर्जा को हमेशा संरक्षित करता है, जो क्या करता है पैसे का संरक्षित। हम कहते हैं ना एक सपूत है और एक कपूत है, यानी सपूत क्या करता है, पैसे का संरक्षण करता है, संरक्षित करता है। तो जो ऊर्जा को संरक्षित करे, जैसे गुरुत्वीय बल है तो mgh को संरक्षित करेगा। उसके बाद में आपका विद्युत बल है तो के एनर्जी को संरक्षित करे, जो ऊर्जा को मतलब
नष्ट ना करे, वो संरक्षी बल है। जैसे संरक्षी बल होता है, एक बिंदु ए है आपका, एक बिंदु बी है, तो संरक्षी बल के अधीन जो किया गया कार्य है वो पथ पर निर्भर नहीं होगा। चाहे ए से बी आप ऐसे जाओ, चाहे सीधा जाओ, चाहे ऐसे जाओ, तो संरक्षी बल द्वारा किया गया जो कार्य है वो पथ पर निर्भर नहीं करता। दूसरा टाइम पर, जैसे मान लो आपको कोई भार उठाना है तो आप चाहे धीरे धीरे एच ऊंचाई तक उठाओ, चाहे फास्ट उठाओ, किया गया कार्य केवल विस्थापन पर निर्भर करने वाला है, यानी पथ पर निर्भर नहीं करेगा और साथ में टाइम पर निर्भर नहीं करेगा। अब एक वर्क जो कार्य ऊर्जा प्रमेय वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। W बराबर के फाइनल माइनस के इनिशियल, गतिज ऊर्जा के अंदर जो अंतर होगा वही किया गया कार्य होगा। इसको हम क्या बोलते हैं? कार्य ऊर्जा प्रमेय बोलते हैं। फिर स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक होता है h ऊंचाई पर किसी वस्तु को ले जाने पर mgh, और गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 mv²। याद रखना गतिज ऊर्जा हमेशा पॉजिटिव होती है। इस कंसेप्ट का यूज जब आप फोटो इलेक्ट्रिक वाला चैप्टर पढ़ोगे तो वहां जब व्याख्या करोगे प्रकाश विद्युत आइंस्टीन के समीकरण से, तब आपका ये काम आने वाला है। ये हमेशा पॉजिटिव होती है, गतिज ऊर्जा कभी ऋणात्मक। टाइम कितना भी खराब हो वो कभी क्या नहीं होता है? नेगेटिव नहीं होता है, और गतिज ऊर्जा भी कभी नेगेटिव नहीं होती है, इस बात का। और स्प्रिंग के अंदर जो स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक होता है 1/2 kx² होता है। x विस्थापन हो जाएगा साम्यावस्था से खींचने पर, और k उसका बल नियतांक हो जाएगा 1/2 kx²। प्रत्यानयन द्वारा किया गया, प्रत्यानयन बल द्वारा किया गया स्प्रिंग को जैसे ही मान लो आप खींचते हो स्प्रिंग को, तो प्रत्यानयन बल विपरीत दिशा में लगता है और बाह्य बल विस्थापन की दिशा में लगता है। तो ये कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है। प्रत्यानयन बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक और बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य हमेशा ही धनात्मक होता है। और संरक्षी बलों के अधीन, संरक्षी बलों के अधीन काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो योग होता है वो हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। ये बात ध्यान में रखिए। बल देखो, उसके बाद में हम संरक्षी और असंरक्षी के बारे में भी आगे अध्ययन करेंगे। संरक्षी का मतलब तो क्या हो गया? संरक्षी का मतलब किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है, और असंरक्षी का मतलब ये हो गया किया गया कार्य पथ पर निर्भर करता है। जैसे घर्षण बल है, श्यान बल है, उनके बारे में अभी आगे पूरी डिटेल्स हैं। तो हम एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। कौन से कंसेप्ट पर? चलो हम इन दो पर 1/2 mv² और स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा 1/2 kx², इस पर हम न्यूमेरिकल कर लेते हैं। न्यूमेरिकल हमारा ये है, देखो ध्यान से समझ लीजिए। न्यूमेरिकल क्या है कि 4 kg द्रव्यमान का एक घटा किसी क्षैतिज घर्षण रहित, घर्षण नहीं है बिल्कुल भी, तो धरातल पर 1.5 मीटर पर सेकंड की चाल से गतिमान है। घटा इसके पथ में स्थित स्प्रिंग को संपीड़ित कर रुक जाता है। यदि स्प्रिंग का बल नियतांक के बराबर ये हो तो स्प्रिंग में संपीड़न होगा। तो देखो घर्षण तो है नहीं, घर्षण बिल्कुल है नहीं। ये आपकी स्प्रिंग है, यहाँ पर ये ब्लॉक है और यहाँ से v स्पीड से आ रहा है, तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल तो है नहीं, धरातल पर सीधा आ रहा है, तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है 1/2 mv², ये किसके बराबर हो जाएगी? स्प्रिंग की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी उसका सूत्र होता है 1/2 kx²। हमें x निकालना है, हमें क्या निकालना है? x निकालना है। 1/2 से 1/2 कैंसल, x बराबर क्या आ जाएगा? x बराबर दूरी आपको पॉजिटिव आंसर निकालना है, तो x बराबर इसको जब आप हल करोगे तो आ जाएगा आपका mv²/k आ जाएगा, और इसका अंडर लेना है। यानी आपको करना क्या है? इसको हल करना है। इसको हल करेंगे तो क्या आंसर आएगा? m का मान आपको कितना दे रखा है? 4 kg दे रखा है। उसके बाद में v², v का मतलब 1.5 गुणा 1.5 और बट्टा में, उसके बाद में k का मान आपको कितना दे रखा है? 25 दे रखा है। अब इस पूरे का क्या है? रूट है। पूरे का रूट है तो आप किस प्रकार से निकालोगे? पूरे का रूट है तो आप देखो 4 का वर्गमूल क्या हो गया? 2 हो गया। उसके बाद में 1.5 अलग कर लिया, फिर बट्टा में 25 का क्या हो गया? 5 हो गया। फिर आपने 5 से 5 3 15, तो 0.3, 2 को जब 0.3 से गुणा करेंगे उत्तर क्या आ जाएगा? 0.6, 0.6 इसका आंसर। आपको कंसेप्ट क्या लगाना है? 1/2 mv² बराबर 1/2 kx²। जो गतिज ऊर्जा है वो स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा में चेंज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ जो बाह्य बल भी 0 है, एक्सटर्नल फोर्स है वो भी नहीं है, और उसके बाद में जो फ्रिक्शन है वो भी नहीं है, तो केवल और केवल गतिज ऊर्जा क्या रहेगी? संरक्षित रहेगी। इसमें बाह्य बल भी नहीं है और असंरक्षी बल भी नहीं है। तो ये
उम्मीद करता हूँ ये 2011 में आया हुआ 102 नंबर क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। फिर हम बात करते हैं एक उसी कंसेप्ट पर क्वेश्चन नंबर 2013 में आया हुआ है। ये क्या कह रहा है कि एक स्प्रिंग को 2 सेमी खींचा जाता है, उसकी स्थितिज ऊर्जा U है। U बराबर क्या होता है 1/2 kx स्क्वायर, तो kx स्क्वायर। उसके बाद में ये कह रहा है कि स्प्रिंग को जब यदि 10 सेमी खींचा जाए तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। तो देखो क्या कहता है कि जब U1 की बात करें तो 1/2, मान लो पहली कंडीशन में स्थितिज ऊर्जा क्या है, स्थितिज ऊर्जा U है 1/2 k एक्स स्क्वायर, एक्स का मतलब 2 का स्क्वायर कर दो, एक बार चेंज मत करो। दूसरी कंडीशन में मान लो मैं यू डैश मान लेता हूँ, यू डैश। दूसरी कंडीशन में जैसे ही मैं यू डैश लेता हूँ तो यू डैश बराबर क्या हो जाएगा 1/2 k, और उसके बाद में कितना 10 सेमी खींच जाता है तो 10 का स्क्वायर। समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग लगा दो, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, k से k कैंसिल हो जाएगा, और उसके बाद में ये क्या बचेगा 4/100 हो जाएगा। यानी ये आपके पास में 4/100, तो u यानी u डैश बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका 1/25 हो जाएगा। तो हमें u डैश निकालनी है बाद की। हाँ, u डैश बराबर हो जाएगा आपका 1/25। तो हमें क्या निकालना है, u डैश निकालना है, तो u डैश बराबर क्या हो जाएगा 25u हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, जो पहले की जो स्थितिज ऊर्जा है उसकी स्थितिज ऊर्जा जब 10 सेमी हम खींचेंगे यू डैश वाला तो 25u कौन से में है, तो 25u बराबर यदि हम बात करें, देखो u1/u2 की बात करें, k कांस्टेंट है ना, तो सीधी सीधी बात करो ना, x1/x2 का होल स्क्वायर होगा भाई, x1/x2 का होल स्क्वायर होगा। ये हो जाएगा आपका पहले u, और उसके बाद में u2 तो हमें ज्ञात करनी है, और पहले विस्थापन 2 है, 2/10 1/5, तो ये हो जाएगा 1/25, तो तिरछा गुणा करोगे u2 हमें ज्ञात करना है। 25u जो ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा एकदम सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपके आसानी से समझ में आ गया होगा। उसके बाद में यदि हम बात करें, फिर यहाँ तक मैंने आपको पढ़ा दिया कि k + u क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है। तो डेल्टा k इनका जब हम अंतर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वो हमेशा 0 हो जाएगा। संवेग P बराबर mv होता है, और उसको काइनेटिक एनर्जी में यदि हम चेंज करें तो उसको जैसे मान लो mv है, मैं m से मल्टीप्लाई यदि काइनेटिक एनर्जी में इसको चेंज करें तो काइनेटिक एनर्जी बराबर p²/2m होता है। यानी संवेग में इनमें संबंध आप जानते हो, p²/2m होता है। तो संवेग बराबर आप 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हो, यानी संवेग बराबर आप इस प्रकार से लिख सकते हो। उसके बाद में यदि हम बात करें तो ये आपको रिलेशन हमेशा ध्यान में रखना है, चाहे कोई सी क्लास का विद्यार्थी हो और चाहे कंपटीशन एग्जाम की, ये बहुत जगह काम आ रहा है। P बराबर mv बराबर हम लिख सकते हैं √2 गुणा काइनेटिक एनर्जी गुणा मास, तो ये लिख सकते हैं हम द्रव्यमान 2k ke लिख दिया, या केवल आप ke लिख सकते हो, यहाँ काइनेटिक एनर्जी है। उसके बाद में संरक्षी बल, क्या जो ऊर्जा को संरक्षित करते हैं, संरक्षी बल यदि आप सपूत की बात करें तो ये संरक्षी बल की बात करें तो ये संरक्षी बल कौन से, एक तो गुरुत्वीय बल है, गुरुत्वाकर्षण ये स्थितिज ऊर्जा को संरक्षित करता है। स्प्रिंग का जो प्रत्यानयन बल होता है वो भी 1/2 kx², केंद्रीय बल होते हैं वो, और प्रत्यास्थ बल होता है जो इलास्टिसिटी हम आगे पढ़ेंगे, वो सारे क्या है संरक्षी बल। असंरक्षी बल जो घर्षण बल है, जैसे मान लो घर्षण बल में एक संदूक हम ए से बी तक लेके गए तो हमें μs mg कार्य करना पड़ा, और उसके बाद में इधर लेके आएंगे फिर भी कार्य करना पड़ा। तो यहाँ ए से बी तक आगे फिर भी हमारा कार्य क्या नहीं हो रहा है, 0 नहीं हो रहा है, यानी इसका कार्य है, किया गया कार्य घर्षण के द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर कर रहा है। श्यान बल होता है वो भी, अवमंदन बल हम ग्रेजुएशन में पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। एफ बराबर जो हमारा चुंबकीय बल होता है, 2 तार पर लगने वाला जो IL भी होता है, वो भी क्या है कि असंरक्षी बल है। तो ये असंरक्षी बल के एग्जाम्पल याद में रखना है, और असंरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर करता है संरक्षी बल द्वारा, यानी असंरक्षी बल हमेशा ऊर्जा को नष्ट करता है, और जबकि गुरुत्वीय बल है ये संरक्षी बल है वो ऊर्जा को संरक्षित करता है, तभी ऐसा नाम पड़ा है, नाम में ही इनकी परिभाषा छुपी हुई है। उसके बाद में पावर का मतलब होता है कार्य करने की दर, यानी शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय, और यदि हम कार्य को लिखे क्या, बल गुणा विस्थापन, और बटा में टाइम करें तो विस्थापन गुणा टाइम क्या होता है, विस्थापन बटा टाइम, तो ये वेग, तो शक्ति का हो गया F × V। ये भी आपको ध्यान में रखना है,
F इंटू वी। उसके बाद में 1 हॉर्स पावर होता है, 1 HP बराबर 746 वाट होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और फिर कार्य समय का जो कार्य यानी W और उसके बाद में टाइम, इनके बीच में ग्राफ खींचे, इनका जो स्लोप आता है tan थीटा, ये किसको बताता है? ये हमेशा शक्ति को बताता है। उसके बाद में यदि हम बात करें परिवर्तनशील जो द्रव्यमान के लिए जो किया गया कार्य होता है, उसका सूत्र आपको ध्यान में रखना है। P बराबर क्या होता है? V स्क्वायर dm बटा dt होता है। V स्क्वायर dm बटा dt यानी किस प्रकार से निकालेंगे? तो W बटा आप T और उसके बाद में ये जो बल गुणा विस्थापन बटा T, तो ये एक तो वेग आ गया और उसके बाद में F बराबर ma से आप निकालेंगे तो परिवर्तनशील द्रव्यमान dm ले लिया और उसके बाद में एक वेग आ जाएगा। त्वरण को हम क्या लिख देंगे? v बटा टी के रूप में, तो ये आ जाएगा आपका v स्क्वायर dm बटा dt। तो ये भी सूत्र आपको ध्यान में रखना है। परिवर्तनशील द्रव्यमान के लिए P बराबर होता है v स्क्वायर dm बटा dt। तो चलो हम कुछ, ये नीट के अंदर आया भी क्वेश्चन है, 2011 में फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही यहाँ में देखो ये क्या करे, एम द्रव्यमान का एक कण स्थिर त्रिज्या के वर्ताकार पथ में गति कर रहा है, वर्ताकार में कर रहा है तो अभिकेंद्रीय लगेगा, और जिसमें अभिकेंद्रीय त्वरण ऐसी समय टी के साथ ऐसी बराबर आपको दे रखा है, ऐसी बराबर क्या दे रखा है? के स्क्वायर आर टी स्क्वायर। फिर ये कह रहा है के कांस्टेंट है, इस कण पर कार्य कर रहे बलों द्वारा दी गई शक्ति क्या है? यहाँ आपको पहले तो क्या निकालो? काइनेटिक एनर्जी आप निकालो। काइनेटिक एनर्जी देखो क्वेश्चन किस प्रकार से करोगे, यहाँ आपको मैं शक्ति के लिए जैसे dw बटा dt होता है वैसे ही आप लिख सकते हो dk बटा dt। यदि आपने काइनेटिक एनर्जी कैसे ही करके निकाल ली तो आप उसका टाइम के सापेक्ष क्या कर सकते हो? अवकलन कर सकते हो। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है और इजी तरीके से इस प्रकार यदि आप कैसे ही काइनेटिक एनर्जी ज्ञात कर लेते हो और उसका टाइम के सापेक्ष यदि आप अवकलन कर देते हो तो पावर निकल के आ जाती है। देखिए ऐसी बराबर क्या हो गया? ऐसी बराबर आपका है के स्क्वायर आर टी और उसके बाद में यानी ऐसी क्या है? अभिकेंद्रीय बल है और उसको हम लिख सकते हैं वी स्क्वायर बटा आर, तो के स्क्वायर आर टी आ गया। अब मेरे को बताओ वी स्क्वायर बराबर क्या आया? वी स्क्वायर बराबर आया के स्क्वायर, यह आर से मल्टीप्लाई हो गया तो के स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। अब देखो वी स्क्वायर आपने निकाल लिया। गतिज ऊर्जा में क्या होता है? गतिज ऊर्जा में होता है 1/2 mv स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी आपने निकाल दी क्या? 1/2 mv स्क्वायर। अब 1/2 mv यहाँ लगा दो, केवल आपको v स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है तो ये 1/2 और उसके बाद में m आ जाएगा के आर स्क्वायर टी स्क्वायर। ये आपकी काइनेटिक एनर्जी आ गई। काइनेटिक एनर्जी का जो सूत्र आया है वो क्या आया है? अभी हमने देखा है काइनेटिक एनर्जी का सूत्र आया है 1/2 m और उसके बाद में जैसे एक r का ही चेंज हुआ था के स्क्वायर, क्योंकि वो आर स्क्वायर और उसके बाद में टी स्क्वायर। अब ये काइनेटिक एनर्जी आ गई। पावर के लिए मैंने बताया P बराबर क्या लगा दो? dk बटा dt लगा दो, यानी काइनेटिक एनर्जी का आप टाइम के सापेक्ष अवकलन कर दो तो पावर निकल के आ जाएगी। ये कंसेप्ट है यहाँ पर। उसके बाद में आपको क्या करना है? जैसे ही आप अवकलन करोगे तो यहाँ से ये 2 है वो क्या हो जाएगा? जैसे ही इसका अवकलन करेंगे तो घात 2 यहाँ आके इसको कैंसिल कर देगी, केवल आपका टाइम के रेस्पेक्ट में t बचेगा। m के स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू टी, ये जिस ऑप्शन के अंदर है वो m के स्क्वायर आर स्क्वायर टी दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान से समझिए करना क्या है, अभी केंद्रीय बल दिया है वी स्क्वायर बटा आर बराबर कर देना। वी स्क्वायर जैसे ही निकल के आता है ये आएगा के स्क्वायर आर स्क्वायर टी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी निकाल देना। काइनेटिक एनर्जी आपकी क्या आ जाएगी? 1/2 एम वी स्क्वायर से एम से मल्टीप्लाई कर देना, फिर पावर का फॉर्मूला लगा देना क्या? डीके बटा dt। आपका आंसर एकदम सही होगा, दूसरा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपकी ये क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया होगा। फिर हम बात करते हैं, अब यदि हम प्रत्यावस्थान गुणांक की बात करें तो देखो प्रत्यावस्थान गुणांक को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ई बराबर होता है, जैसे मान लो दो कणों के बीच में टक्कर होती है तब हम इस कंसेप्ट को काम में लेते हैं। जैसे मान लो ये m1 द्रव्यमान का है, u1 से चल रहा है, m2 द्रव्यमान का कोई कण है वो u2 से m1 u1 से चल रहा है। उसके बाद में
इनके बीच में एक टाइम में टक्कर होती है, टक्कर के बाद में मान लो द्रव्यमान तो सेम रहता है, वेग v1 और v2 चेंज हो जाता है, तब आपको जो प्रत्यावस्थान गुणांक है वो निकालना होता है। E बराबर सूत्र होता है v2 माइनस v1 और बटा u1 माइनस u2, ये आपको ध्यान में रखना है। और 11th क्लास में आपने सीखा है E बराबर, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो। उसके बाद में एक कंसेप्ट है कि एक कोई धरातल पर कोई गेंद पहले h1 ऊंचाई से छोड़ी जाती है और फिर वो h2 ऊंचाई तक ऊपर की ओर जाती है छोड़ने के बाद में पहली बार में, तो आपको E बराबर, ये कंसेप्ट ध्यान में रखना है प्रत्यावस्थान गुणांक निकालने का, E बराबर रूट h2 बटा h1, ये सूत्र ध्यान में रखना है। एक ये बात ध्यान में रखनी है कि प्रत्यास्थ टक्कर होने के लिए E बराबर 1 होता है, यानी प्रत्यास्थ टक्कर होगी पूर्णतः प्रत्यास्थ के लिए E बराबर प्रत्यावस्थान गुणांक 1 होता है। अप्रत्यास्थ टक्कर के लिए 0 और 1 के बीच में होता है, और पूर्णतः अप्रत्यास्थ है E का मान हमेशा ही क्या होता है, 0 होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब देखो, संवेग संरक्षण का नियम सदैव सत्य होता है, इस पर क्वेश्चन आया हुआ है 2018 में, अभी मैं आपको बताऊंगा। संवेग संरक्षण चाहे टक्कर प्रत्यास्थ हो चाहे टक्कर अप्रत्यास्थ हो, हमेशा ही क्या रहता है, सत्य रहता है। लेकिन अप्रत्यास्थ टक्कर में गतिज ऊर्जा की हानि उष्मा के रूप में हो जाती है। इस बात का मतलब क्या हो, प्रत्यास्थ में तो संवेग भी संरक्षित रहता है और गतिज ऊर्जा भी संरक्षित रहती है, लेकिन अप्रत्यास्थ में संवेग तो संरक्षित रहेगा, लेकिन क्या नहीं रहने वाला है, गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहेगी, उष्मा के रूप में हानि हो जाएगी। इसके बारे में फिर अब प्रत्यास्थ दो कणों के बीच में सीधी टक्कर होती है जब एक m1 द्रव्यमान का होता है, एक m2 द्रव्यमान u1 u2 से चल रहा है, उसके बाद में m1 और m2 के वेग v1 v2 हो जाते हैं, प्रत्यास्थ टक्कर होती है। v1 का सूत्र याद रख लो, एकदम रट लो इस सूत्र को यदि आप सक्सेस होना चाहते हो। m1 माइनस m2 बट्टा, बहुत बड़ा डेरिवेशन है, m1 माइनस m2 बट्टा m1 प्लस m2, तो m1 लेओगे तो u1 से गुणा करो, फिर बच गया 2m2 u2 बटा m1 प्लस m2, और v2 बराबर सूत्र याद रखो m2 माइनस m1 बटा m1 प्लस m2 इंटू u2 और 2m1 u1 बटा m1 प्लस m2। अब इस पर 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है आरपीएससी में। अब बहुत सारी कंडीशन आपने 11th क्लास में पढ़ी थी कि यदि u1 रुका हुआ है और u2 रुका हुआ है, u1 आ रहा है, u2 बहुत ज़्यादा, जो m2 है वो बहुत ज़्यादा, द्रव्यमान ज़्यादा है, तो इस सूत्र के अकॉर्डिंग कंडीशन लगाते हैं। अब एक कंडीशन बहुत ही इस पर याद रखना, यदि समान द्रव्यमान के कण स्थिर कण से टकराए, एक m का हो और दूसरा रुका हुआ हो, दूसरा क्या हो, जो m1 है और m2 दो कण है, दोनों समान के हैं, पहला रुका हुआ हो, टकराए तो वेगों का आदान प्रदान हो जाता है तथा संवेग का सर्वाधिक स्थानांतरण होता है। यानी इस कहने का मतलब क्या है, एक m का है, एक m का है, और यदि पहले वाला जो पार्टिकल है, एक आपका 1 है और एक 2 है, यदि पहले का दोनों का द्रव्यमान समान है तो u2 आकर इससे टकराता है, u2 का वेग मान लो यह आपका 10 मीटर पर सेकंड है, तो आपका u2 टक्कर के बाद में रुक जाएगा, u2 का वेग तो 0 हो जाएगा और उसके बाद में u1 का क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। कहने का मतलब यदि आप क्या करें, दो समान द्रव्यमान के, मान लो आपका कोई u2 है वो रुका हुआ है, तो ये पद तो वैसे ही 0 हो गया, और दोनों सेम के हैं तो m कैंसिल होके जो वेगों का आदान प्रदान हो जाता है। इस कंसेप्ट पर आधारित एक क्वेश्चन अभी मैं आपको करवाता हूं, देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से। ये क्वेश्चन आया हुआ है 2013 में। भाई सूत्र लगाओगे, टाइम आपका बहुत ज्यादा लगेगा, सूत्र लगाओगे फिर करोगे, तो आप सीधा ध्यान में रखो, यदि 5 मीटर पर सेकंड वेग से गतिशील m द्रव्यमान का, ये m का है और 5 मीटर पर सेकंड से वेग से चल रहा है, एक समरूप स्थिर, यानी समरूप स्थिर m का ही u2 कण से सम्मुख प्रत्यास्थ टक्कर करता है, प्रथम कण का अंतिम वेग क्या होगा, पहले का अंतिम वेग क्या होगा, आपको पता है समान वाले टकराते हैं, वेगों का आदान प्रदान हो जाता है, तो पहले वाले को ये 0 दे देगा और ये इसको 5 दे देगा, तो पहले का जो वेग होगा वो क्या हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकंड। आप सूत्र लगाते रहना, पहले का v1 वाला सूत्र लगा दो चाहे, यदि आप सूत्र लगाते हो तो जैसे ही लगाते हो u2 तो आपका क्या है, रुका हुआ है, तो ये पद 0 हो गया, और उसके बाद में दोनों का द्रव्यमान समान है तो m1 माइनस m2 पहले 0 हो गया, तो सूत्र लगाओगे तो भी आपका 0 मीटर पर सेकंड आएगा। तो इतना इजी क्वेश्चन था 2013 में। आपको ध्यान में रखना है कि समान द्रव्यमान
का कण स्थिर द्रव्यमान वाले कण से टकराए तो वेगों का आदान प्रदान हो जाता है और संवेग का सर्वाधिक स्थानांतरण होता है। ये बात में ध्यान में रखनी है। तो ये एक क्वेश्चन आया हुआ है कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड स्फीयर अबाउट इट्स डायमीटर विल बी, तो उसके जो जो गोला होता है उसका जो जड़त्व आगमन होता है, इसके बारे में अगले लेक्चर में हम अध्ययन करेंगे। तो उसका आपको पता है, सीधा पूछ लिया 2/5 mr²। और उसके बाद में यदि हम बात करें तो थोड़ा सा पोर्शन हमारा इसका बच गया है। तो देखो हमने क्या कहा था, संवेगों का क्या रहता है संरक्षण। अप्रत्यास्थ टक्कर हो तो जो उभयनिष्ठ वेग होता है, अप्रत्यास्थ टक्कर में क्या होता है कि जैसे मान लो एक m1 का है, एक m2 का है, और ये अप्रत्यास्थ टक्कर होने के बाद में चिपक जाते हैं और बाद में एक ही वेग से चलते हैं। तो वो जो आपका उभयनिष्ठ वेग होता है, वो उभयनिष्ठ वेग क्या सूत्र होता है, m1 u1 प्लस m2 u2 बटा m1 प्लस m2। u1 और u2 टक्कर से पहले के वेग है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में यदि u2 रुका हुआ है और पहला कण आके अप्रत्यास्थ टक्कर है, तो काइनेटिक एनर्जी का जो अनुपात होता है बाद में k2 बटा k1। तो ध्यान रखना m1 बटा m1 प्लस m2, ये आपको ध्यान में रखना है। सीधा सीधा सूत्र। अब इस पर अब बात करते हैं, टक्कर वाले क्वेश्चन में सीधा सूत्र नहीं लगने पर संवेग और ऊर्जा संरक्षण के समीकरण बनाकर हल करने चाहिए। मान लो कोई टक्कर हो रही है, तिर्यक टक्कर दे दी, तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं, तो उनमें डायरेक्ट फॉर्मूला ना लगे तो संवेग संरक्षण लगाओ m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2 वाला लगाओ, और गतिज ऊर्जा संरक्षण वाला भी लगाओ। समीकरण बना के एक क्वेश्चन हम हल करेंगे लास्ट में, वो आप देखना। फिर गतिज ऊर्जा संरक्षण में घटक नहीं लेते हैं, यानी गतिज ऊर्जा तो एक अधिश है, वहां घटक लेने की कोई बात नहीं है, और जबकि संवेग संरक्षण में आपको तिर्यक में घटक लेने हैं। उसके बाद में हल करते समय कोई भी क्वेश्चन हल कर रहे हो तो सदिश के जो क्रम होता है, ये क्रम ऐसे, तो क्रम का ध्यान रखना चाहिए। जैसे मान लो आई जे, इनका उसमें घुमा के तो नहीं दिया जे आई, तो इनका भी ध्यान में रखना चाहिए। और जो अप्रत्यास्थ टक्कर होती है उसमें अधिकतम ऊर्जा की जो हानि होती है वो 50% हो सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती है, 50% होती है। ये बात आप ध्यान में रख लो। यानी k2 बटा k दोनों सेम के हैं, तो m1 बटा m1 प्लस m2, अभी मैंने सूत्र बताया तो m बटा 2m, तो आधा जो बाद में एनर्जी है वो आधी बचेगी, यानी 50% है, उसकी क्या हो जाती है, हानि हो जाती है। ये कुछ ग्रेजुएशन के क्वेश्चन आगे, तो ग्रेजुएशन के क्वेश्चन में देखते हैं आपको क्या सूत्र लगाना है। ये कह रहा है कि पाई मोशन का एक विरामावस्था, ग्रेजुएशन की जो मैकेनिक्स है उसके क्वेश्चन आगे। पाई मोशन का विरामावस्था में अर्धायुकाल 1.8 गुणा 10⁻⁸ सेकंड है, तो वो c/2 वेग से गतिशील होता है, तो उसकी अर्धायु क्या होगी। तो अर्धायु निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला मैं देता हूँ आपको अभी। टो बराबर विरामावस्था में टो नॉट बटा √1 माइनस का v² बटा c²। तो आपको v दे रखा है, v कितना दे रखा है, ग्रेजुएशन वाले में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो ये टो नॉट तो आपका कितना दे रखा है, 1.8 गुणा 10⁻⁸ जैसे ही v² बराबर आप क्या रखोगे, c/2 दे रखा है, तो c/2 रखोगे तो बट्टा में क्या आएगा 1 माइनस का 1/4। तो ये हल करेंगे तो ऊपर जाएगा 2, तो 2/√3, और उसके बाद में 1.8, तो ये लगभग 1 पॉइंट कुछ आएगा, और फिर 1.8 को गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2.08। यानी इस सूत्र को हल, इसमें डायरेक्ट आपको सूत्र लगाना है। इसका जो आंसर आएगा 2.08 गुणा 10⁻⁸ आएगा। क्या सूत्र लगाओगे, टो नॉट दे रखा है, टो नॉट बटा √1 माइनस v² बटा c² सूत्र लगाना है। टो बराबर पाई मेसन का, ये आपके ग्रेजुएशन का क्वेश्चन है। फिर यदि हम बात करें तो ये एक ध्यान में रखना है, एक घूर्णन करते हुए पिंड का जो गति का समीकरण होता है, जैसे F बराबर ma का होता है, F बराबर dp बटा dt का होता है रेखीय, वैसे ही यहाँ वैसे क्वेश्चन में यहाँ L है वो कोणीय संवेग को रिप्रेजेंट करेगा। टो बराबर dj/dt आपको ध्यान में रखना है, पहला ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। 2013 में क्वेश्चन देखो ग्रेजुएशन के फटाफट हो रहे हैं, पाई मेसन वाला आपने कर दिया, उसके बाद में टो बराबर dj/dt वाला कर दिया, जे ले लो चाहे एल ले लो, एक ही बात है, संकेत उसको बताना चाहिए। लेकिन उसके बाद में प्रयोगशाला जो निर्देश तंत्र होता है, दो समरूप कणों की पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर में ऊर्जा हानि होती है, तो ध्यान में रखना समरूप में हमेशा ही क्या होती है, 50% होती है। तो 3 क्वेश्चन आप कि ये 2013 के आप सीधे सीधे सही कर देते हो सॉरी। उसके बाद में यदि हमें 101 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ से आपको सीधी सीधी लाइनें है ना वो समझ लो, बड़े बड़े डेरिवेशनों की बातें हैं वो सीधी सीधी लिख दी। देखो m1 और m2 द्रव्यमान के दो पिंडों के बीच प्रत्यास्थ
संघटित हो रहा है यानी टक्कर हो रही है। निम्न में से कौन सा कथन है सत्य है? मान लो M1 गतिशील है, M2 विरामावस्था में, M2 रुका हुआ है। इस पर आपका 2013 के अंदर एक क्वेश्चन बना हुआ है, वो हल कराऊंगा, तो इसका जो गलत आंसर है वो आपके समझ में आएगा। एक विमीय प्रत्यास्थ संगठन में स्थानांतरित गतिज ऊर्जा और प्रारंभिक गतिज ऊर्जा का अनुपात 4 M1 M2 बटा M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर होता है। 11th क्लास में डेरिवेशन है, एकदम सही बात है, पहली बात है वो आपकी सही है। उसके बाद में यदि M1 बराबर M2 दो द्विविमीय संगठन में करने के पश्चात टक्कर करने के दोनों पिंड एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, नहीं, अभी एक मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, M और 2M के टकराते हैं, वो थीटा बराबर कितने का बनाते हैं? 30 डिग्री का कोण बनाते हैं, वो क्वेश्चन कराएंगे। तो इसका दूसरा जो कथन है वो एकदम गलत है, इसका उत्तर होगा दूसरा। अब देखें, पिंडों का कुल संवेग सदैव संरक्षित रहता है, तो ये बात एकदम सही है। दूसरी बात दूसरी गलत होगी। चौथा कथन भी हमेशा आपको याद रखना है, जब M2 छोटा हो M1 हो तो एक विमीय प्रत्यास्थ टक्कर के पश्चात दोनों पिंड एक ही दिशा में गति करते हैं। तो तीन कथन तो सही है, इसका जो उत्तर होगा वो दूसरा होगा। अभी हम समझाएंगे कि किस प्रकार से होगा। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2015 में पहला क्वेश्चन आया हुआ है कि 1 मीटर पर सेकंड के वेग से 1 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रहा, यानी u1 बराबर 1 मीटर पर सेकंड से चल रहा m द्रव्यमान का कण 2m द्रव्यमान के कण से, यानी ये 2m का है, 2m द्रव्यमान के एक दूसरे स्थिर कण से, यानी ये रुका हुआ है, इसका वेग 0 है, तो पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर करता है। और यदि आपतित कण 90 डिग्री से विक्षेपित होता है, टक्कर के बाद में क्या होगा? टक्कर के बाद में आपतित जो कण है, जो आपका u1 है, वो थीटा बराबर कितने से विक्षेपित होता है? 90 से विक्षेपित होता है। तो भारी द्रव्यमान यानी 2m प्रारंभिक दिशा से कितना कोण बनाएगा? बस पूरे घटक करने मैंने कंसेप्ट क्या लिखा है, संवेग संरक्षण लगा दो, सीधी दिशा में लगाओगे x डायरेक्शन में, तो पहले का संवेग क्या हो जाएगा? m गुणा वी m हो जाएगा, और बाद का घटक 90 वाला तो 0 हो जाएगा। अब देखो, इस क्वेश्चन को मैंने हल किया है इस प्रकार से। क्वेश्चन को अभी देखो, ये थोड़ा रफ कॉपी में हल किया, आप समझने का प्रयास करें कि m द्रव्यमान का कोई कण है, वो 1 मीटर पर सेकंड से 2m से टकराता है, ये रुका हुआ है। अब भाई सारे के सारे घटकों के खेल है, तो आप यदि कंपटीशन के विद्यार्थी हो तो आप इसको हल कर लेना। पहले जब आप संवेग संरक्षण x दिशा में लगाओगे, 1 बराबर 2v2 cos थीटा आपकी इक्वेशन बनेगी, क्योंकि जैसे ही आप इसके घटक करोगे तो ये तो थीटा बराबर v1 वाला तो 90 है, तो आपका एक लंब v1 साइन v1 ही रहेगा ये तो, और इस दिशा में घटक इसका 0 हो जाएगा v1 का, और v2 का क्या रहेगा? cos थीटा, और लंबवत क्या रहेगा? लंबवत रहेगा v2 साइन थीटा। जैसे ही पहले आप संवेग संरक्षण x दिशा में लगाओगे, आपके पास समीकरण बनेगी 1 बराबर 2v2 cos थीटा। उसके बाद में जब आप y दिशा में लगाओगे, तो y दिशा में पहले संवेग क्या था? 0 था, टक्कर के बाद में v1 2v2 साइन थीटा के रूप में आएगा, तो v1 बराबर 2v2 साइन थीटा और 1 बराबर 2v2 cos थीटा। समीकरण आपको 2 में 1 का भाग लगाओगे तो v1 की जो वैल्यू है, v1 की वैल्यू है आपकी tan थीटा निकल के आएगी। फिर आप गतिज ऊर्जा संरक्षण लगाओगे, पहले 1/2 mv स्क्वायर, बाद में 1/2 mv1 स्क्वायर, बाद में 1/2 2m, m कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा। गतिज ऊर्जा संरक्षण नियम लगाओगे तो ये इक्वेशन आएगी, और उसके बाद में इसको हल करोगे, गतिज ऊर्जा संरक्षण की 1 बराबर v1 स्क्वायर प्लस 2v2 स्क्वायर। कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया है, पहले x दिशा में लगाना तो 1 नंबर इक्वेशन आएगी, उसके बाद में आप इक्वेशन y दिशा में लगाओगे तो इक्वेशन 2 आएगी, गतिज ऊर्जा संरक्षण लगाओगे तब इक्वेशन 3 आएगी। उसके बाद में आप v1 की वैल्यू जो tan थीटा आ रही है वो रख दो, और जो v2 की वैल्यू है वो भी रख दो। आप v2 की वैल्यू यहाँ से आएगी क्या? 1/2 सेक थीटा के रूप में आएगी, तो वो वैल्यू भी यदि आप रख देते हो तो इसको जब आप हल करते हो तो ये काफी इक्वेशन सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर बराबर 1/2 सेक स्क्वायर, तो ये क्वेश्चन टाइम वेस्ट, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगता, और साइन थीटा बराबर 1/2 आएगा, थीटा का मान कितना आएगा? 30 डिग्री आएगा। तो अब मैं क्या समझाना चाहता हूँ कि इसमें इस क्वेश्चन में थीटा का मान क्या आया? थीटा का मान आया 30 डिग्री, थीटा का मान आया 30 डिग्री। अब ये क्या कह रहा है कि यदि एक m का है, एक 2m का है,
और दोनों M1 और M2 बराबर नहीं है और M2 आपका रुका हुआ है, फिर भी ये कितने कोण पर जा रहा है, वो एक 30 डिग्री का ही कोण बना रहा है। जबकि यहाँ क्या कह रहा है, अभी जो मैंने एक क्वेश्चन करवाया ये कह रहा है कि M1 और M2 द्विमीय संघ करते हैं तो पश्चात दोनों पिंड एक दूसरे के 90 डिग्री का कोण बनाते हुए गति करेंगे। कोई जरूरी नहीं है कि दोनों है वो एक दूसरे का 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। यहाँ जो कोण एक दूसरे के अंदर जो कोण बन रहा है तो कितना बनेगा, 90 नहीं बने, एक 90 पर तो कह रहा है जा रहा है, तो दूसरा कितने पर जा रहा है, 30 पर जा रहा है, तो यहाँ बीच का कोण तो या तो 60 हो जाएगा और या ज्यादा हो जाएगा, 150 डिग्री होगा। तो ये कोई कथन है सत्य नहीं है। तो इस प्रकार से टप एक क्वेश्चन आया, उसका आपने अध्ययन किया। चलो अब हम 2018 के लास्ट ये क्वेश्चन 2 ही करने वाले हैं, बने रहिए वीडियो में साथ में। 2018 में एक क्वेश्चन आया हुआ है कि नियत शक्ति प्रदान कर रही मशीन में एक वस्तु विरामावस्था में सीधी रेखा में गति कर रही है, किसी क्षण वस्तु द्वारा तय दूरी समय की nवीं घात के समानुपाती है। तो यहाँ n का जो मान है वो क्या होगा, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में आप चलते ही जाओ। देखो ये कह रहा है कि तय दूरी समय की nवीं घात शक्ति प्रदान कर रही मशीन, तो P बराबर 1 आप सूत्र लिखिए। P बराबर मैंने क्या सूत्र बताया, P बराबर ये आप स्क्रीनशॉट ले लेना, P बराबर होता है F गुणा V। P बराबर क्या होता है, F गुणा V होता है। और उसके बाद में F बराबर क्या होता है, M, आपका M द्रव्यमान हो गया, P बराबर F गुणा V, तो M A लगा दो, A बराबर V। उसके बाद में यदि हम बात करें M, उसके बाद में ये जो त्वरण है उसको आप कर दो वेग बटा टाइम के रूप में V। यहाँ आपको घात समानुपाती में पूछ रहा है तो V स्क्वायर, यानी यहाँ पर आ रहा है आपका MV स्क्वायर बटा T, यानी MV स्क्वायर जैसे मैंने गतिज ऊर्जा का बताया था ना, वैसे यहाँ 1/2 आता है, लेकिन MV स्क्वायर बटा T ये पावर है वो क्या है, कांस्टेंट है। यहां से यदि आप निकालना चाहे यानी आपको आगे बढ़ना है तो V बटा T, यहाँ से V स्क्वायर, यानी V स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो आपके पास में आएगी P गुणा T गुणा बट्टा में क्या आएगी, M आएगी। उसके बाद में आपका V बराबर क्या आएगा, V स्क्वायर किसके समानुपाती हो जाएगा, V समानुपाती हो जाएगा √T के, यानी ये जो V है वो समानुपाती हो जाएगा, V समानुपाती हो जाएगा √T के। और अब उसके बाद में V बराबर होता है मतलब विस्थापन बटा टाइम, तो यहाँ से आप S बटा T करोगे, S बटा T समानुपाती √T, और S बराबर T से मल्टीप्लाई कर देंगे तो तय दूरी S किसके समानुपाती हो जाएगी, T की घात 3/2 के समानुपाती हो जाएगी। देखो दोबारा ध्यान से समझिए, आपको केवल क्या करना है, P बराबर चलना है। P बराबर क्या होता है, F गुणा V होता है। वहां से आपको घात पर निर्भरता निकालनी है तो सूत्र के हिसाब से चलते जाइए। आपने लिख दिया MV, उसके बाद में V बटा T लिख दिया, तो यहाँ से आपका शक्ति बराबर आ गया MV स्क्वायर बटा T। और जब आपने तिरछा गुणा किया तो V स्क्वायर समानुपाती P कांस्टेंट था, M कांस्टेंट था, V स्क्वायर समानुपाती T, तो V समानुपाती है √T, और V से आपने निकाल दिया क्या, दूरी बटा टाइम, और समानुपाती √T, तो दूरी किसके 3/2। तो यही पूछ रहा है क्षण द्वारा तय दूरी समय की nवीं घात के, तो n का मान कितना होगा, 3/2 होगा। तो इतना टाइम लगाने से आप याद ही रख लो, ये कंसेप्ट आगे आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद में देखो मैंने जितने भी कथन लिखाए उनसे आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। क्या कह रहा है, यांत्रिकी में प्रत्येक बल की स्थितिज ऊर्जा से संबंध, यानी यांत्रिकी में प्रत्येक बल को स्थितिज ऊर्जा से संबंध नहीं किया जा सकता, घर्षण को नहीं किया जा सकता। तो ये बात एकदम सही है, गलत बताना है। घर्षण बल द्वारा किसी बंद पथ में किया गया कार्य शून्य नहीं है और न ही घर्षण से स्थितिज ऊर्जा को संबंध किया जा सकता। तो ये बात भी एकदम सही है, घर्षण द्वारा किया गया कार्य बंद पथ में शून्य नहीं होता है क्योंकि ये असंरक्षित बल है। उसके बाद में संकट के दौरान प्रत्येक क्षण पिंड का कुल रेखीय समय हमेशा संरक्षित रहता है। ये बात तीनों कथन सही हो गए। किसी संगठन के दौरान गतिज ऊर्जा संरक्षण टक्कर के प्रत्येक क्षण लागू होता है, प्रत्येक क्षण नहीं होता है, यानी इसमें जब टक्कर अप्रत्याशित होती है तो गतिज ऊर्जा का संरक्षण नहीं होता है। तो तीसरा क्वेश्चन होगा, इसका तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ लिया, 135 नंबर क्वेश्चन कर लिया, जिसका तीसरा क्वेश्चन ये आंसर हो जाएगा। एक बार दोबारा बता देता हूँ,
134 का 3/2 आंसर होगा। और उसके बाद में ये जो थीटा बराबर आपका कितना आएगा 30 डिग्री आ जाएगा। इस क्वेश्चन को हमने हल कर लिया। फिर इसका जो ऑप्शन है वो दूसरा है वो करेक्ट हो जाएगा। फिर हमने प्रयोगशाला के अंदर 50% ये क्वेश्चन अब आपको कहीं ढूंढने, इसका टो बराबर dl/dt हो जाएगा। फिर पाई में 1 वाले में हमने आंसर निकाला 2.08 गुणा 10⁻⁻8। और फिर ये रिवीजन है, रिवीजन का जो रिवीजन है 2 पेज का है, तो उसको मैंने ऐसे क्रॉप करके अलग अलग भागों में बांट लिया। इसका 2/5 mr² हो जाएगा। फिर 0 मीटर पर सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। फिर ये सूत्र आपको याद रखना है। और फिर इसके अंदर mk²r²t आंसर आपको कैसे आया ये मैंने आपको बताया। तो बहुत सारे क्वेश्चनों के बारे में भी हमने अध्ययन किया। तो आज काफ़ी क्वेश्चन हमने हल कर लिए। तो आज की वीडियो में हमने आरपीएससी के जो फर्स्ट ग्रेड में आए हुए 13 क्वेश्चन हल कर लिए। साथ ही साथ में हमने अब आप पीडीएफ देख सकते हो कि किस प्रकार से हमने सूत्रों का जो ये अध्ययन किया है, चाहे ये सारे वर्ग कार्य ऊर्जा प्रमेय है, उसके बाद में ये सूत्र आप देख सकते हो। और इनका रिवीजन आप बार बार करते रहिए। सूत्रों के आधार पर ये 2 पेज का जो मैंने लिखा है इसमें काफ़ी मेहनत भी लगी है। अगला जो हमारा आने वाला है गुरुत्वाकर्षण पर आने वाला है। गुरुत्वाकर्षण के 3 क्वेश्चन आपके लगभग आते हैं, तो इनके लिए आप तैयार रहिए। ये वीडियो आप राइटिंग पर मत जाइए, आप किस प्रकार से मैंने जो मेहनत की है वो देखिए। ये वीडियो अब आप क्वेश्चन जब ढूंढते हैं तो हमें काफ़ी टाइम लगता है, तो आपने सारे क्वेश्चन इसके अंदर हल किए और ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करो, कमेंट करो और लाइक करके मेरा उत्साह बढ़ाइए और ज़रूरतमंद विद्यार्थियों तक पहुंचाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फॉरवर्ड कीजिए ताकि हम इस लॉकडाउन को सफल बना सके, इसी मुहिम को हम आगे बढ़ा सके। जय हिंद, वंदे मातरम।